और भी कोई टीचिंग प्रोफेशन के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरा एक क्लास है। इस क्लास में मैं आज जो लोग वेस्ट बंगाल अपर प्राइमरी टेट देना चाहते हैं, उन लोगों को भी, जो एसआईएफ स्कूल प्रिपरेशन ले रहे हैं, उन लोगों को भी लिए इस क्लास है। बेसिकली इस क्लास टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर मैंने लेके आया हूँ आज। आज का जो क्लास है, इस क्लास में मैं 50 टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के संग लाइव डिस्कस करूँगा। जो लोग मेरे संग जुड़ते जा रहे हैं, वो लोग ये 50 क्वेश्चन का आंसर मेरे संग कीजिए। अगर आप लोग इस आंसर को करते जाएँगे, तो आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। दिन ब दिन अच्छा होता जाएगा, ठीक है? तो ठीक है, देखिए इस क्लास में मैं 50 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से ले रहा हूँ। पहले 50 क्वेश्चन, इसके बाद 50 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड, और भी जितना डायमेंशन है नेट का और सीटेट का, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, उस सब क्वेश्चन के मैं करते जाऊँगा इस चैनल पे। तो आप लोग मेरे संग जुड़ते रहिए और क्लास करते रहिए। जो नेट का यूजीसी नेट प्रिपरेशन ले रहे हैं या कोई सीटेट का प्रिपरेशन ले रहे हैं, हाँ, तो वो लोग जुड़ते जाइए मेरे संग और एक-एक करके हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। ओके? कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर पूछिए आप लोग। मैं लाइव क्लास में आप लोगों को यहाँ पर ही इस डाउट को क्लियर कर दूँगा। ओके? तो चलिए, तो मैं एक-एक करके, अच्छा, जो लोग आप लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ते जाइए। फिर मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। इस क्लास, देखिए मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा, फुर्सत, मुझे काम से मुझे फुर्सत मिल जाएगा, तब भी मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास लाते जाऊँगा। और मैं एक रूटीन फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ दिन अभी बाकी है, क्योंकि मेरे पास कुछ काम है अभी। उस काम को अगर खत्म हो जाए, उसके बाद मैं आप लोगों के ना कोशिश करूँगा कि लाइव क्लास एक फिक्स टाइम पे लाने के लिए। क्योंकि जो लोग, मुझे मालूम है आप लोग कोई अभी नौकरी कर रहे हैं या कोई घर का काम है, वो सब काम आप भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बगल में आप लोग भी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। लेकिन इसीलिए मैंने इस क्लास को फिक्स टाइम पे करने की कोशिश करूँगा, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलेगा, आप लोगों के लिए मैं थोड़ा-थोड़ा करके क्लास लेता लेता जाऊँगा। ओके? तो जुड़ जाइए मेरे संग। आज का जो क्लास है टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज consider a sign of motivated teaching? Which one of the following is consider a sign of motivated teaching? ऑप्शन है 4 यहाँ पर। स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चंस, मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लासरूम, स्टूडेंट्स टॉकिंग नोट्स। तो फिर देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा, आंसर है इसका क्या? Which is of the answer? Answer is students asking questions. Students asking questions. Which one of the following is the which one of the following is the consider consider or a sign of motivated teaching? Motivated teaching का कौन सा वाला यहाँ पर साइन है? तो साइन का आंसर कौन सा आया? आंसर आया स्टूडेंट आस्किंग क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चंस। क्लास में स्टूडेंट्स जो होगा, जब मोटिवेट होगा, वो क्या होगा? क्वेश्चन आस्किंग करेगा। ठीक है? कुछ कुछ भी क्वेश्चन, ही और सी आस्किंग सम क्वेश्चंस। ओके? ये है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और नंबर 1। सेकंड नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग which one of the following is the best method of teaching? Which one of the following is the best method of teaching? बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग कौन सा वाला इन लोगों, यहाँ से कौन सा वाला बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग है? एक बार इसका चार ऑप्शन। ए लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एंड नरेशन मेथड। व्हिच one of the following is the best method of teaching? टीचिंग का कौन सा मेथड इज बेस्ट? which one of the following is best method of teaching? लेक्चर मेथड,
डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, नैरेटिव मेथड व नरेशन मेथड। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कोशिश करिए देने के लिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ओके, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसके बाद क्या है? नंबर 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, classroom communication. Classroom communication is a normally considered as classroom communication. Classroom communication is a normally considered as classroom communication के normally किससे consider करा जाता है? क्या है इसका? 4 ऑप्शन: effective, cognitive, affective and selective. Classroom communication is normally considered, क्या है आंसर? देखिए 4 ऑप्शन है: इफेक्टिव, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड सिलेक्टिव। व्हाई द नोट ऑफ डिस्कशन मेथड, व्हाई डू नॉट डिस्कशन मेथड? और डिस्कशन मेथड क्यों नहीं है? आप मेरे को यहाँ पर जो पूछ रहे हैं, क्योंकि डिस्कशन मेथड क्यों नहीं है? डिस्कशन मेथड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बोलो व्हिच वन द बेस्ट मेथड, व्हिच इज द बेस्ट मेथड। यहाँ पर जो 4 है, इसके बगल में इसमें कौन सा वाला बेस्ट मेथड है? मतलब आपका जो 4 है ना, यहाँ पर लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड अगर किसी में रह जाएगा तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ही बेस्ट मेथड होता है। ओके, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, 4 में डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कुछ भी हाथ हम लोग दिखा के, कुछ लोग हाथ में जो काम करके कर रहे हैं उसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ओके, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेशन वाला मेथड जो है वो आंसर आया है। ठीक है, उसके बाद जो मैंने नंबर 3 क्वेश्चन जो पूछा, वो क्वेश्चन क्या है? क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसिडर एज, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसिडर एज, कौन सा आंसर है? 4 यहाँ पर देखिए, 4 ऑप्शन: इफेक्टिव, नंबर ए इफेक्टिव, नंबर बी कॉग्निटिव, नंबर सी अफेक्टिव, नंबर डी आपका है सिलेक्टिव। इसका आंसर होगा क्या? कोशिश करिए आप लोग। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर एक बार देखिए। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसिडर्ड एज, classroom communication is normally considered as effective communication, effective, cognitive, affective and selective। इसका आंसर होगा बी कॉग्निटिव। इसका आंसर होगा बी कॉग्निटिव। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसिडर्ड एज कॉग्निटिव। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली considered as cognitive। ओके, cognitive communication। ओके, इसके बाद नंबर 4, 4 नंबर क्वेश्चन: आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ इवैल्यूएशन that assess the learning progress of provided continuous feedback to the students during interaction। एंड क्वेश्चन फिर मैं बोल रहा हूँ, एक बार सुनिए। आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ द इवैल्यूएशन, आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ evaluation that assess the learning progress to provide the continuous feedback to the students during interaction। क्लासरूम में जब कोई परीक्षा, कोई काम चल रहा है या पढ़ा रहे, उसके वहां पर हम लोग कौन सा वाला एग्जाम ले रहे हैं? पढ़ाते पढ़ाते या कम्युनिकेशन होते होते हम लोग कौन सा वाला एग्जाम लेते हैं? क्या हुआ देखिए, तो बोले आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ इवैल्यूएशन। कैटेगरी ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन कैटेगरी का क्या? दैट असेस द लर्निंग प्रोग्रेस टू प्रोवाइड द कंटिन्यूअस फीडबैक जो चल रहा है उसके बगल में continuous feedback to the students during interaction जब चल रहा है तब हम लोग कौन सा वाला एग्जाम ले रहे हैं? कौन सा वाला एग्जाम हम लोग तब हम लोग ले रहे हैं? देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आपका 4 क्वेश्चन, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है ये: प्लेसमेंट,
diagnostic, formative and summative. Placement, diagnostic, formative and summative. Placement, diagnostic, formative एंड सबमेटिव. जब क्लास चल रहा है, क्लास चलते चलते हम लोग जो आंसर करते हैं. सही, संजना ने सही बताया. उसका आंसर होगा क्या? फॉर्मेटिव एग्जाम. फॉर्मेटिव एग्जाम. हाँ, सही बताया आप संजना ने. क्या है उसका आंसर? फॉर्मेटिव. फॉर्मेटिव, ठीक है. थैंक यू. इसके इसके बाद नंबर 6, नंबर 5. नंबर 5 का क्वेश्चन है, नंबर 5. A smart classroom is a smart classroom is a teaching space which has a smart classroom is a teaching space which has. क्या बोला है? एक स्मार्ट क्लासरूम. कौन सा वाला? इसका किसके हम लोग स्मार्ट क्लासरूम बोले? देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है. ऑप्शन बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोग बोलिएगा क्या होगा इसका आंसर. ओके. नंबर 1, स्मार्ट स्मार्ट person with a touch panel control system, PC, laptop, connect and DVD, VCR player, document camera and specialized software. Number 4, project and screen. ये चार चार ए 1 2 3 4 है. इसके बगल में आपका ऑप्शन होगा क्या? नंबर ए में है नंबर 1, और नंबर 2. ए में है नंबर 1 और नंबर 2. इसमें क्या है? देखिए नंबर 1 में है स्मार्ट स्मार्ट पर्सन विद द टच पैनल एंड कंट्रोल सिस्टम. नंबर 2 ओनली. नंबर 2 है पीसी लैपटॉप कनेक्टेड विद डीवीडी. नंबर 3, नंबर बी नंबर पे है नंबर 2 पीसी लैपटॉप कनेक्टेड एंड डीवीडी वीसीआर प्लेयर एंड फोन नंबर प्रोजेक्ट स्क्रीन. नंबर बी का ऑप्शन है. नंबर सी का ऑप्शन है नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. और नंबर 4 का ऑप्शन है 1 2 3 4. मतलब चारों ही ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है. चारों ही ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है. चारों ही ऑप्शन मतलब आपका एक क्लास स्मार्ट क्लासरूम में कौन क्या क्या रहता है. यहाँ पर देखिए क्या क्या है. इसमें आंसर आ गया क्या? इसका आंसर है, सही बताया संजना ने, इसका आंसर होगा 1 2 3 4, 4 ही होगा. ठीक है. इसके बाद जो क्वेश्चन का फॉर्म बताना पड़ेगा. मुक्स, MOOC, मुक्स का स्टैंड स्टैंडर्ड्स फॉर मुक्स का पूरा नाम क्या है? मुक्स का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है. मैं 4 ऑप्शन बता रहा हूँ, आप लोग 4 से बोलिएगा जो इसका आंसर है. ओके. मुक्स का स्टैंडर्ड क्या होगा? देखिए, मीडिया ऑनलाइन ओपन कोर्स. नंबर ए, मीडिया ऑनलाइन ओपन कोर्स. नंबर बी, मैसाचुसेट्स ओपन ऑनलाइन कोर्स. नंबर सी, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स. नंबर डी, मैरिड ओपन ऑनलाइन कोर्स. फिर मैं बता रहा हूँ, मुक्स का फुल फॉर्म क्या होगा यार? स्टैंडर्ड्स क्या होगा? ओके. मुक्स, MOOC, मुक्स. नंबर ए, मीडिया ऑनलाइन ओपन कोर्स. दो नंबर पे नंबर बी, मैसाचुसेट्स ओपन ऑनलाइन कोर्स. नंबर सी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. नंबर डी, मेरिड ओपन ऑनलाइन कोर्स. सही, संजना ने सही बताया, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. एजुकेशन इज द manifestation of perfection already in man was stated by.
education is the manifestation of perfection already in man was stated by। इस कोट को किसने बताया? एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। इस कोट को किसने बताया? नंबर ए पे है एम के गांधी, एम के गांधी। नंबर बी ऑप्शन आर एन टेगर, रविंद्रनाथ टेगर। नंबर सी स्वामी विवेकानंद। नंबर डी अरविंद, ऋषि अरविंद व श्री अरविंद। फिर से बता रहा हूं मैं, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी मैन। एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी मैन। इसे किसे बताया? सही बताया संजना ने, स्वामी विवेकानंद। सही है आंसर इसका। उसके बाद देखिए, व्हिच व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए prescriptive level of teaching, prescriptive level of teaching। which of the following is not a prescriptive level of teaching? क्या है? चार ऑप्शन इसका है। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल एंड डिफरेंशिएट लेवल। क्या बोले यहाँ पर? देखिए, पर्सक्रिप्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कौन सा वाला इसमें नहीं है। ये इसमें जो चार ऑप्शन है, इस चार में से कौन सा वाला पर्सक्रिप्टिव लेवल ऑफ टीचिंग नहीं है? पर्सक्रिप्टिव लेवल ऑफ टीचिंग नहीं है। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्सक्रिप्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। पर्सक्रिप्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कौन सा वाला नहीं है इसमें से? क्या है? नंबर 1 मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, डिफरेंशिएट ऑफ टीचिंग। मतलब ये सब जो क्वेश्चन है, मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ। जो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोग जितना इस क्वेश्चन को मेरे संग प्रैक्टिस करते जाएंगे, वो लोग उतना ही आप लोगों का ठीक होगा। सही बताया संजय ने, नंबर 4। हाँ, डिफरेंशिएट लेवल ऑफ टीचिंग ये नहीं है, ये नहीं होता है इसमें। ठीक है, ओके। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम participation of students during teaching is possible through। मैक्सिमम बोल दे, मैक्सिमम स्टूडेंट को कौन सा पद्धति से हम लोग जोड़ सकते हैं? बोले मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग इज पॉसिबल थ्रू। कौन सा वाला क्लास से हो सकता है? हाँ, इसमें है क्या? लेक्चर मेथड, possible through maximum participation of students during teaching is possible through। क्वेश्चन को ठीक से तरफ से आप लोग समझ लीजिए, क्या है? मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग इज पॉसिबल थ्रू। मैक्सिमम स्टूडेंट भी रहेगा, उसका फीडबैक व पोटेंशियल पावर है, उसे जो क्लास जो दे रहा है, उस क्लास का भी आपका रिजल्ट भी मैक्सिमम आएगा। कौन से पद्धति से होता है? ये लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इंडक्टिव मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग इज पॉसिबल थ्रू लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इंडक्टिव मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड। आंसर संजना ने सही बताया, आंसर उसका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ही होगा। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड संजना, आपका सब हर आंसर अच्छा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, असर्शन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन असर्शन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किसे बोल रहा है? हाँ, इसे देखिए, और किसके संग जोड़ रहा है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन
students performance at the beginning of instruction. Number B, learning progress and failure during the instruction. Number C, degree of achievement of instruction at the end. Number D, cause and remedies. Cause and remedies of persistent learning problem during instruction. During instruction. Diagnostic evaluation assertions. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन असर्शन 4 ऑप्शन है, कौन सा वाला से होगा देखिए। नंबर ये नंबर ए स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। बी लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ फेलियर ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। डिग्री ऑफ अचीवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द एंड। नंबर 4 और डी ऑप्शन डी cause and remedies of persistent learning problem during instructions। कोशिश करिए आप लोग आंसर देने के लिए। ए बी सी डी कौन सा होगा आंसर इसका? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन assertions डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक होगा तो क्या होगा, इसमें क्या आएगा, कॉज आएगा और इफेक्ट भी आएगा। यहाँ पर देखिए कॉज कौन सा वाला में है, कॉज है नंबर 4 पर, डी पर। क्या बोले, कॉज एंड रेमेडीज ऑफ persistent learning, cause and remedies of persistent learning problem during the instruction। इसका आंसर होगा क्या, 4। सही बताया संजय ने, इसका आंसर होगा डी और 4 नंबर। ठीक है, उसके बाद instructional aids are used by the teachers to instructional aids are used by the teacher to instructional aids देखिए सुनिए ठीक तरह से आप लोग, instructional aids are used by the teacher to कौन सा वाला होता है, glorify the class, attract the students, clarify of concepts, ensure discipline। instructional aids are used by teacher to, instructional aids को कब हम लोग यूज करते हैं, इंस्ट्रक्शनल जो एड्स है, मतलब जो टीचिंग एड्स है, टीचिंग एड्स और इंस्ट्रक्शनल एड्स हम लोग कब यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, समझिए क्या है इसका ऑप्शन ए, नंबर ए पर है क्या, ग्लोरीफाई द क्लास। नंबर बी attract the student। नंबर सी clarify the concept। नंबर डी ensure the discipline। जो देखिए यहाँ पर संजन आपने बताया नंबर 2, लेकिन इसका आंसर होगा जो किसी भी कहा आपको इसका आंसर अट्रैक्ट ऑफ द स्टूडेंट भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है चारों में सबसे सही आंसर होगा क्या, क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट। आप जो पढ़ा रहे हैं ना स्टूडेंट्स को, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपका मेन काम है। अट्रैक्ट तो करना पड़ेगा, किस लिए अट्रैक्ट करेंगे आप, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने, जो आप उसका आपका एम क्या है, जो क्लास आप ले रहे हैं ना उस क्लास को क्लैरिफाई करना, उसका जो मीनिंग है उसको स्टूडेंट को आपको बताना। इसलिए इसका आंसर हो जाए क्या, क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट। सही आंसर होगा आपका क्या, क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट। इंस्ट्रक्शन एड्स और टीचिंग एड्स हम लोग कब यूज करते हैं, जब क्लास को क्लैरिफाई कर रहे हैं।
क्या ठीक है, जब क्लास को हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, यही होगा सही आंसर आपका। ओके, आपका जो आंसर है अट्रैक्ट वो भी हो सकता है, लेकिन अगर ये यहाँ पर क्लैरिफाई ऑफ कॉन्सेप्ट ना रहे तो। ओके, उसके बाद द नंबर उसके बाद वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटीट्यूड ऑफ द टीचर, द एटीट्यूड ऑफ द टीचर दैट इफेक्ट टीचिंग टीच इफेक्ट टीचिंग को इफेक्ट कर रहा है, कौन सा वाला देखिए, द एटीट्यूड ऑफ टीचर्स दैट इफेक्ट टीचिंग पर्टेन टू, कौन सा वाला होगा इसका आंसर देखिए, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन सुन लीजिए आप लोग ठीक तरह से। द एटीट्यूड ऑफ द टीचर दैट इफेक्ट टीचिंग पर्टेन्स, इसका आंसर चार है। नंबर ए अफेक्टिव डोमेन, नंबर बी कॉग्निटिव डोमेन, नंबर सी कोनोटिव डोमेन, नंबर डी साइकोमोटर डोमेन। फिर से बता रहा हूं आपका आंसर, क्वेश्चन सुन लीजिए। द एटीट्यूड ऑफ द टीचर दैट इफेक्ट टीचिंग पर्टेन टू, नंबर ए अफेक्टिव डोमेन, नंबर बी कॉग्निटिव डोमेन, नंबर सी कोनेटिव डोमेन, नंबर डी साइकोमोटर डोमेन, नंबर डी साइकोमोटर डोमेन। बता इसका आंसर क्या होगा। द एटीट्यूड ऑफ द टीचर दैट affects teaching pattern affect teaching pattern टू, संजय ने बताया से साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन यहाँ पर जो सही आंसर होने वो होगा, या होगा क्या, अफेक्टिव डोमेन। क्या होगा इसका आंसर, अफेक्टिव डोमेन। साइकोमोटर डोमेन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर होगा आपका अफेक्टिव डोमेन। ओके, इसके बाद जो आंसर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप लोग ठीक तरह से समझिए, ठीक है। देखिए क्या है, व्हेन academician are called to deliver lecture or presentation to an audience to certain topics or a set of topics of educational nature is called, इसको क्या कहा जाता है। क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूं मैं, सुन लीजिए आप लोग। when academician are called when academician when academician are called to deliver lecture or presentation to an audience on certain topic or a set of topics of educational nature is called, क्या बोल रहा है कि जहां कोई यहाँ पर किसी भी एक टॉपिक पे कोई भी एक एकेडमिशियन को बुला के कोई प्रेजेंटेशन दिया जाए या कोई लेक्चर मेथड दिया जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं। इसे आंसर इसका देखिए चार है, चार ऑप्शन में बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए क्या है, ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप, सेमिनार और सिंपोजियम। जब कोई भी एक एकेडमिशियन को, कोई भी एक टीचर को, कोई भी एक एक्सपर्ट को बुला के हम लोग बुला के कोई भी एक लेक्चर देने बोले या कोई प्रेजेंटेशन देने बोले या ऑडियो मोड पे कुछ बोलने के लिए बोले, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या आप लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम बोलते हैं या वर्कशॉप बोलते हैं या सेमिनार बोलते हैं या सिंपोजियम। नंबर ए ट्रेनिंग प्रोग्राम, नंबर बी सेमिनार, नंबर सी वर्कशॉप, नंबर डी सिंपोजियम।
हाँ, ये वर्कशॉप भी हो सकता है और सेमिनार भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है यहाँ पर, ठीक है? वर्कशॉप में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं और सेमिनार भी हम लोग ऐसे करते हैं। इसका आंसर दोनों ही होगा, वर्कशॉप भी होगा और सेमिनार भी होगा, ठीक है? उसके बाद जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप लोग ठीक तरह से सुनिए। क्वेश्चन है ये, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी? कॉग्निटिव एबिलिटी उसमें हाईएस्ट है। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी? कॉग्निटिव एबिलिटी कौन से सबसे ज्यादा है किस में? देखिए, नंबर ए नोइंग, नंबर बी अंडरस्टैंडिंग, नंबर सी एनालाइजिंग, नंबर डी इवैल्यूएटिंग। नंबर ए knowing, number B understanding, number C analyzing, number D evaluating। क्वेश्चन फिर मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिए ठीक तरह से। Which of the following is the highest level of cognitive ability? cognitive ability को कहाँ पे हम लोग जांचाई करते हैं? ठीक है, आंसर संजना का आंसर सही हुआ। इवैल्यूएटिंग में ही होगा इसका आंसर। सही है संजना आपका आंसर, वेरी गुड संजना। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ठीक तरह से देख सुनिए आप लोग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट डज नॉट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग which of the following factors does not impact teaching? टीचिंग पे कौन सा वाला इम्पैक्ट नहीं फैलता है? देखिए, नहीं फैलता है क्या इम्पैक्ट? डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग। टीचर्स नॉलेज, नंबर ए टीचर नॉलेज, नंबर बी क्लासरूम एक्टिविटीज दैट encourage learning, number C socio-economic background of teacher and students, number D learning through experience, which of the following factors does not impact of teaching? पढ़ाने के बाद बात कर रहे हैं यहाँ पर, पढ़ाने के बाद करें, टीचर जब पढ़ा रहा है, टीचर का पढ़ाने के तरीके में कौन सा वाला फैक्टर्स कभी यहाँ पर क्या कोई इफेक्ट नहीं फैलेगा, कोई इफेक्ट नहीं देगा इसके यहाँ पर? देखिए क्या है, which of the following factors does not impact of teaching? टीचिंग में बोला है, लर्निंग पे नहीं, क्यों टीचिंग पे बोला, ठीक। हाँ, संजय ने सही बोला, सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड ही होगा, क्योंकि टीचर का सोशियो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कुछ भी हो या स्टूडेंट का कुछ भी हो, पढ़ाने के बारे में ये कोई भी आपका इम्पैक्ट नहीं आएगा यहाँ पर। सही बताया संजना ने, थैंक यू संजना, वेल डन। उसके बाद वाला क्वेश्चन है, which of the following statements about teaching aids are correct? Which of the following statements about teaching aids are correct? बोल रहा है कि टीचिंग एड्स कौन से वाला कब आप लोगों का करेक्ट होगा इसमें? देखिए, नंबर 1, दे हेल्प इन द रिटेन concept for longer duration. They help in the retain concept for longer duration. Number 1, नंबर 2 पे है, they help student learn better. नंबर 3 पर है, सी पर देखें, they make teaching learning process interesting. नंबर 4 पे है, they enhance rote learning. अब ऑप्शन आ गया आपका, देखिए 4 ऑप्शन क्या क्या होगा, देखिए आप लोग। नंबर 1 पे है ए बी, 1 2 3 4 सही सब। नंबर 2 पे है, बी पे है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। और नंबर 3 पर है 2 3 4
नंबर डी पर है 1 2 4। ऑप्शन में फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिए। क्वेश्चन को फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग फिर से एक बार सुन लीजिए। क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टीचिंग एड्स एड्स आर करेक्ट? व्हिच which of the following statements about teaching aids are correct? They help. Number one, they help in retain concept for longer duration. ये तो होगा ही, सही होगा ये तो होगा इसमें। They help students learn better. ये भी होगा, क्योंकि लर्निंग बेटर करने के लिए हम लोग टीचिंग एड्स जो है वो लोग सब में यूज करते हैं। नंबर 3 पर क्या है? दे मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग। ये भी होगा कि वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग टीचिंग एड्स यूज करते हैं। और नंबर 4 पे क्या है? दे एनहेंस रोट लर्निंग। ये सिर्फ रोट लर्निंग करने के लिए क्यों करते हैं हम लोग? नहीं, रोट लर्निंग मतलब क्योंकि जो सुन के जो हम लोग जो क्या बोलते हैं इसको, रोट लर्निंग का मतलब क्या हो? जब किसी चीज को हम लोग सिर्फ सुनते हैं और उसको हम मेमोराइज करके बोलते हैं। नहीं, ये वाला आंसर ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? नंबर 1 क्या होगा? दे हेल्प इन retain the concept for longer duration. Number B, they help students learn better. नंबर सी है क्या? दे हेल्प स्टूडेंट लर्न बेटर। यही तीनों आंसर उसमें होगा। ओके, ए बी। हाँ, ठीक बताया संजना ने। 1 2 3 सही। संजना, आपका हर क्वेश्चन, लगभग हर क्वेश्चन आपका सही होता जा रहा है। ठीक तरह से अपनी प्रिपरेशन करिए आप लोग। आप किसी भी एग्जाम पे, जो टीचिंग वाला जो एग्जाम होगा, वो नेट हो या सीटेट हो या एसआईएफ स्कूल हो, कुछ भी हो, वो उसमें आपका सफल होने का चांसेस ज्यादा है। तो जो लोग आप लोग प्रिपरेशन ले रहे हैं, सब लोग को बोल रहा हूँ कि मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब करिए। जो लोग अभी प्रिपरेशन में जुड़ रहे हैं, सब लोग को मैं बता रहा हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर मेरी क्लास आप लोगों को अच्छा लगता है तो। ठीक है। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ठीक तरह से सुनिए। उसके बाद आप लोग आंसर देने की कोशिश करिएगा। देखिए, क्वेश्चन है, टेक्निक यूज बाय ए टीचर टू टीच इंक्लूडिंग। बोलते हैं जब टीचर जो पढ़ाते हैं तो कौन सा वाला टेक्निक यूज करें? इंक्लूड द टेक्निक्स यूज्ड बाय ए टीचर। टेक्निक्स यूज्ड बाय ए टीचर टू टीच इंक्लूड। टीच इंक्लूड क्या क्या कौन सा है? देखिए, लेक्चर नंबर 1 पे है लेक्चर। नंबर 2 पे है इंटरैक्टिव लेक्चर। नंबर 3 पर है ग्रुप वर्क। नंबर 4 पर है सेल्फ स्टडी। क्या बोले? टेक्निक यूज बाय ए टीचर टू टीच। ठीक से सुनिए, टू टीच इंक्लूडिंग। टेक्निक यूज्ड बाय ए टीचर टेक्निक यूज टेक्निक यूज्ड बाय ए टीचर टेक्निक यूज्ड बाय ए टीचर टू टीच इंक्लूडिंग। फिर से ऑप्शन बता रहा हूं, ऑप्शन सुन लीजिए आप लोग। ऑप्शन है क्या? लेक्चर। नंबर 1 पे लेक्चर। नंबर 2 पे है इंटरैक्टिव लेक्चर। नंबर 3 पर है ग्रुप वर्क। नंबर 4 पर है सेल्फ स्टडी। आप इसका आंसर आएगा, आंसर कौन सा होगा? देखिए, नंबर ए पे है 1 2 3। 1 2 3 मतलब 1 पे है लेक्चर मेथड, 2 पे है इंटरैक्टिव लेक्चर। नंबर 3 पे है ग्रुप वर्क। टीचिंग का बोले हैं। और बी पर देखिए क्या है, 1 2 3 4, चारों बोले। सी पर है 2 3 4। 2 3 4 मतलब 2 पे है इंटरैक्टिव टीचिंग, ग्रुप टीचिंग, और 4 पे सेल्फ टीचिंग।
4 नंबर डी पर है क्या, 1 2 3, 1 2 4, 1 पे क्या है लेक्चर मेथड, 2 पे है इंटरैक्टिव लेक्चर, 3 पे है 3 पर है आपका सॉरी 4 पे आपका सेल्फ स्टडी। इसका आंसर क्या होगा, देखिए क्या बोले टीचर टीच, आंसर क्वेश्चन को ठीक तरह से समझ लिए पहले, क्या बोले देखिए टेक्निक यूज्ड बाय ए टीचर, टेक्निक यूज्ड बाय ए टीचर, एक टीचर जब पढ़ा रहे हैं ना तब कौन सा वाला टेक्निक यूज कर रहे हैं, टेक्निक यूज्ड बाय ए टीचर टू टीच इंक्लूड, टू टीच इंक्लूड, टू टीच इंक्लूड, जब टू टीच इंक्लूड हो ना, टीच टीचर पढ़ा रहा है ना तो क्या होगा, ग्रुप वर्क करा भी सकता है टीचर, एक लेक्चर भी दे सकता है और इंटरैक्टिव लेक्चर भी वो दे सकता है। यहाँ पे सेल्फ लर्निंग नहीं आएगा क्योंकि सेल्फ स्टडी जब हम लर्निंग करते तब होता है, यहाँ पर तो हम लोग सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर टीचर बोले ना, टीचर टीच, मैं बार बार बता रहा हूँ टीचर एंड टू टीच, तो इसका आंसर होगा क्या, लेक्चरर लेक्चर, इंटरैक्टिव लेक्चर एंड ग्रुप वर्क। ठीक है, एक तीनों हो गए यहाँ पर। हाँ ठीक, आप समझ में आ गया संजन आपको, अच्छा ठीक है। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उससे देखिए, अचीवमेंट टेस्ट आर commonly used for the purpose of, अचीवमेंट टेस्ट कब हम लोग यूज करते हैं, अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ, अचीवमेंट टेस्ट हम लोग कब यूज करते हैं, अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज फॉर द पर्पस ऑफ, अचीवमेंट टेस्ट को हम लोग कब यूज करते हैं। ओके तो देखिए इसका आंसर चार ऑप्शन है, मेकिंग सिलेक्टिव फॉर स्पेसिफिक जॉब, कोई स्पेसिफिक कोई काम है तब, मेकिंग सिलेक्शन फॉर ए स्पेसिफिक जॉब, सिलेक्शन कैंडिडेट फॉर ए कोर्स, सिलेक्शन कैंडिडेट्स फॉर ए कोर्स, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ लर्नर, assessing the amount of learning after teaching, assessing the amount of learning after teaching, अचीवमेंट टेस्ट कॉमनली आप लोग कब यूज करते हैं, अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ, अचीवमेंट टेस्ट को हम लोग कब यूज करते हैं, अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ, अचीवमेंट टेस्ट को हम लोग कब यूज करते हैं, मेकिंग सिलेक्ट ऑफ स्पेसिफिक जॉब, can selecting candidate for a course, identify the strength and weakness of learner, नंबर डी पे है assessing the amount of learning after teaching, इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, क्या बोले अचीवमेंट टेस्ट कब हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, आंसर क्या होगा, संजन ने बताया आंसर 4 नंबर आंसर सही है संजन, आपका आंसर 4 ही होगा क्योंकि हम लोग आफ्टर क्या हो हम लोग असेसिंग करते हैं कि आफ्टर जब हम लोग पढ़ा लिए ना, स्टूडेंट को जब पढ़ा लिए उसके बाद वो कितना सीखे हैं वही जानने जांचाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं अचीवमेंट टेस्ट को यूज करते हैं। यहाँ पर समझ में आ कि नहीं, क्या क्या हो असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग, अमाउंट ऑफ कितना वो सीखा है कितना वो जाना है उसे जांचाई करने के उसी को टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉमनली अचीवमेंट टेस्ट को यूज करते हैं। ओके उसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को ठीक तरह से सुनिए आप लोग, उसके बाद आप लोग आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है ए गुड टीचर इज ऑन हु, ए गुड टीचर इज ऑन हु, एक सही टीचर व अच्छा टीचर हम लोग किसे बोलते हैं, किसे हम लोग गुड टीचर बोलते हैं, ए गुड टीचर इज ऑन हु, देखिए जितना क्वेश्चन में बता रहा हूँ ना ये सब क्वेश्चन आप लोगों का कभी ना कभी किसी न इस सब एग्जाम जितना भी आप
टीचर लाइन के एग्जाम दे रहे हैं, नेट परीक्षा दे रहे हैं, या सीटेट दे रहे हैं, या एसआईएफ स्कूल दे रहे हैं, या बिहार टेट, सीटेट, आप वेस्ट बंगाल के अपर जिस भी टेस्ट आप लोग देंगे, टेट भी देंगे, सब में इस ये सब क्वेश्चन आप लोगों का कॉमन आएगा ही आएगा। तो आप लोग इसको सब क्वेश्चन को ठीक तरह से करिए, तो आप लोग का आप लोग का देखिएगा परीक्षा में आप लोग का हेल्प ज्यादा हेल्प होगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिर से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ए गुड टीचर इज इज वन हु, एक अच्छा टीचर हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन बता रहा हूँ, 4 ऑप्शन के बाद आप लोग आंसर बोलने की कोशिश करिए। पहले वाला आंसर नंबर ए पे है, गिव्स यूजफुल इंफॉर्मेशन, जो यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है, जो सिर्फ यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल, जो कॉन्सेप्ट है पढ़ाने वाला के कॉन्सेप्ट को और प्रिंसिपल को जो बताता है, जो पढ़ाने के लिए आए उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, उसको प्रिंसिपल को जो क्लियर करते हैं। नंबर 3 पर है, गिव गिव्स प्रिंटेड नोट टू द स्टूडेंट्स। हाँ, अभी ये अभी इस समय में ये चलता है ज्यादातर कि प्रिंटेड नोट दे देता है, जो जब कहाँ पे जाते पीडीएफ नोट दे देता है, उस टीचर को हम लोग गुड टीचर बोले। या नंबर 4 पे है क्या ऑप्शन, इंस्पायर द स्टूडेंट टू लर्न, इंस्पायर द स्टूडेंट टू लर्न। कौन सा वाला आंसर होगा, ठीक तरह से सुनिए आप लोग फिर। ए गुड टीचर इज, ए गुड टीचर इज वन हु, एक अच्छा टीचर किसे हम लोग कहते हैं, गिव्स गिव्स यूजफुल इंफॉर्मेशन, जो सिर्फ यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है उसे हम अच्छा टीचर बोलते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल, जो कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल देता है उसे हम लोग अच्छा टीचर बोलते हैं। गिव्स द प्रिंटेड नोट टू द स्टूडेंट, जो नोट देता है उसे हम लोग अच्छा टीचर बोलते हैं। और नंबर डी पर है क्या, नंबर डी पर है, इंस्पायर स्टूडेंट टू लर्न, इंस्पायर स्टूडेंट टू लर्न, स्टूडेंट को हम लोग इंस्पायर कर देते हैं पढ़ने के लिए। तो कौन सा वाला होगा, संजना ने बताया आंसर होगा 4, सही बताया आंसर संजना, इसका आंसर भी 4 होगा। क्यों, जो टीचर स्टूडेंट को इंस्पायर कर सकता है वही टीचर अच्छा टीचर होता है। क्योंकि आप अगर स्टूडेंट को एक बार इंस्पायर कर दे, स्टूडेंट खुद ब खुद पढ़ने शुरू कर दे, तो वही टीचर होगा, वही आपका असली काम होगा। क्योंकि आप हर टाइम स्टूडेंट के संग नहीं रह सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स को ठीक तरह से इंस्पायर कर देना, तो स्टूडेंट्स खुद ब खुद पढ़ लेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है वो खुद ब खुद कर सकेगा। इसलिए जो टीचर स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर सकता है उसे हम लोग एक गुड टीचर बोलते हैं। तो क्या होगा आंसर, क्वेश्चन क्या है, ए गुड टीचर इज हु इज, ए गुड टीचर इज वन हु इंस्पायर द स्टूडेंट्स टू लर्न, इंस्पायर द स्टूडेंट्स टू लर्न। ए गुड टीचर इज वन हु इंस्पायर द स्टूडेंट्स टू लर्न, यही होगा इसका आंसर। ओके, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, इसके बाद वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनिए ठीक तरह से, उसके बाद आप लोग आंसर देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है, ग्रेटर ग्रेटर द handicap handicap of students coming to the educational institution, greater greater the demand on the, greater the demand on the, क्वेश्चन ठीक है सुनिए एक बार। greater greater the handicap of students coming to the institution, educational institution, greater the demand on the, number A family, society, teacher and है state, किसके पास से वो ज्यादा डिमांड करेगा। यहाँ पर डिमांड मतलब, यहाँ पर डिमांड मतलब क्या होगा, या किसके बाद कहाँ से वो लोग कुछ जानने की कोशिश करेगा, क्या सोसाइटी से, फैमिली से, स्टेट से या टीचर से। बोलिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड से हम लोग पढ़ा रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से हम लोग बोल रहे हैं। तो आप लोग अभी सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। मैंने बोला फिर से सुनिए, गेटर द हैंडीकैप ऑफ द स्टूडेंट्स कमिंग टू द इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन,
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फैमिली नहीं रहता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बोल दिया ना यहाँ पर, सुनिए ठीक से। गेटर द हैंडीकैप ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आ गया वो अभी। हाँ, जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वो आ गया तो वहां पर तो फैमिली नहीं रहेगा, वहां पर तो फैमिली नहीं रहेगा ना उसका। तो वहां पर क्या, गेटर डिमांड ऑन द का, किसके संग वो डिमांड का किसके पास करेगा, वो सोसाइटी के पास। सोसाइटी के पास पे तो नहीं कम डिमांड करेगा, क्योंकि वो स्कूल में आ गया या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आ गया, तो वहां पर कौन रहता है, गार्जियन। गार्जियन रहता है टीचर। हाँ, अभी समझ में आ गया ना। तो टीचर रहता है उसको वहां पर। तो जहां पर टीचर रहेगा तो क्या होगा आपका। आप लोग पढ़ रहे हैं कौन सा वाला पेपर, ये पेपर पढ़ रहे हैं आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड। जब टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं ना, तो टीचर ही आपका आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, ओके। आप आंसर आपका सही हुआ संजना, इसका आंसर होगा टीचर। ओके, उसके बाद वाला क्वेश्चन सुनिए ठीक तरह से आप लोग। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटिन्यूशन कंटिन्यूशन एंड comprehensive evaluation? What are the characteristic of continuous and comprehensive evaluation? Continuous and comprehensive evaluation का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? Continuous and comprehensive evaluation का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? ओके, मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन बता रहा हूँ, उसके बाद ए बी सी डी बोलूंगा, उसके बाद आप लोग आंसर बताएंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? नंबर एक पर है क्या, इंक्रीज द वर्कलोड ऑन स्टूडेंट्स बाय टॉकिंग मल्टीपल टेस्ट। okay, so taking multiple tests, it increase the workload on the students by taking multiple tests। 2 नंबर पे, it replace marks with ग्रेड, मार्क को ग्रेड से रिप्लेस कर रहा है नंबर 2 में। नंबर 3 पे क्या है, it evaluated it evaluated every aspect of the students। it evaluated the every aspect of students। नंबर 4 पे है, it helps to reducing examination phobia। it help to reducing examination phobia। एग्जामिनेशन जो फोबिया है इसको हटाने के लिए इसको किया गया। मतलब क्या बोल रहा है कि देखिए, जो कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, इसका मतलब इसका काम क्या है कि इसे करने के लिए कि स्टूडेंट का जो फोबिया दूर करने के लिए हम लोग इसको लेते हैं क्या, और इसकी एवरी एस्पेक्ट को जांचाई करते हैं कि नहीं, और इसके क्या ये रिप्लेस किया किसके संग, मार्क्स के संग ग्रेड के, और ये क्या करते हैं, मल्टीपल टेस्ट, ये मल्टीपल टेस्ट लेता है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर ए पे है, ए बी सी डी चारों है, मतलब 1 2 3 4। ये पे, बी पर है 2 और 4, सी पर है आपका क्या 1 2 3, डी पर है 2 3 4। आंसर क्या होगा इसका, संजना ने बताया सही आंसर होगा इसका 3। सही संजना, आपको सही आंसर बताया, क्योंकि हम लोग इसमें से 4 वाला नहीं होगा, क्योंकि इट हेल्प इन द रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया। फोबिया दूर करने के लिए हम लोग इसे नहीं लेते हैं। संजना, आपका आंसर सही हुआ, ठीक है आंसर कब। ओके, उसके बाद वाला क्वेश्चन आप लोग सुनिए ठीक तरह से, उसके बाद आप लोग आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है कि आपका, which of the following attribute denote great strength of teacher? Which of the following attribute denote great strength of teacher? टीचर का ग्रेट स्ट्रेंथ किस में है, यहाँ पर मैं 1 2 3 4 करके बता रहा हूँ आपका ऑप्शन, उसके बाद ए बी सी डी बोलूंगा। हाँ, वो आप लोग बोलेंगे कौन सा वाला आंसर है इसका। ठीक है, नंबर 1, फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट। फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट। नंबर 2 नंबर पे, सेटिंग एग्जाम्पल।
नंबर 3 पर है विलिंगनेस टू पुट द assumption टू द टेस्ट। नंबर 4 पे है एक्नॉलेजिंग द मिस्टेक, एक्नॉलेजिंग द मिस्टेक। आप आपका आंसर क्या है? ए बी सी डी करके मैं बता रहा हूँ। नंबर ए पर है एक दो चार। एक पे क्या है? फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट। 2 पे है सेटिंग सेटिंग एग्जाम्पल। 4 पर है एक्नॉलेज मिस्टेक। नंबर बी पर है 2 3 4। 2 पे है क्या? सेटिंग एग्जाम्पल। 3 पर है विलिंगनेस टू पुट द assumption टू द टेस्ट। 4 पे है एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स। 3 पर है आपका क्या? ए एक दो। सी पर है एक दो, सॉरी सी पर है 1 3 4। 1 3 4। एक पर है फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट। 3 नंबर में है सेटिंग एग्जाम्पल। 4 नंबर पे है आपका क्या? एक्नॉलेजिंग मिस्टेक। डी पर है आपका, डी जो है डी आंसर हो उसका क्या है? डी आंसर है आपका, सुनिए डी वाला आंसर है 1 2 3 4 मतलब सभी। इसका आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन फिर मैं बता रहा हूँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट डिनोट द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ ए टीचर। ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ ए टीचर, ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ ए टीचर। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा, देखिए इसका आंसर होगा बी नंबर 2। 2 पे क्या है? सेटिंग एग्जाम्पल। सेटिंग एग्जाम्पल विलिंगनेस टू पुट द assumption टू द टेस्ट, assumption टू द टेस्ट। नंबर 4 पर है क्या? एक्नॉलेज द मिस्टेक्स। ये क्या होगा आंसर उसका? इसका आंसर होगा नंबर बी वाला 2 3 4। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है? व्हिच one of the following statements, which one of the following statement correct in the context of the multiple choice question। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कौन सा वाला करेक्ट है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कौन सा वाला करेक्ट है? देखिए मल्टीपल चॉइस बोलते व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन पे कौन सा वाला सही होता है? ठीक है, ओके ओके संजना, ओके। अच्छा देखिए फिर इसका जो आंसर क्या है? आंसर देखिए चार ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए आप लोग। नंबर 1 पे है दे आर मोर ऑब्जेक्टिव्स देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। नंबर 2 पे है दे आर लेस ऑब्जेक्टिव देन ऐसे टाइप क्वेश्चंस। नंबर 3 पर है नंबर सी ऑप्शन पर है दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। नंबर डी है दे आर मोर सब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। फिर से मैं बता रहा हूं आप लोग को, एक बार सुनिए आप लोग। Which one of the following statements is correct in the context of multiple type questions? बोल से मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस का कौन सा वाला आंसर सही होगा? Which one of the following statements is correct in the context of मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चन में कौन सा वाला ठीक हो सही होगा? इसका आंसर क्या होगा? आंसर है ऑन पर दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन, दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। हो गया इसका आंसर होगा दे आर मोर ऑब्जेक्टिव्स देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। ओके, उसके बाद
हाँ, संजय ने सही बताया आप लोग आपने। नंबर एक ही होगा इसका आंसर। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, हाँ? 4 ऑप्शन से आपको बताना पड़ेगा इसका सही आंसर क्या है। तो आइए देखिए। एज चेयरमैन ऑफ ए इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन एजुकेशन, जैक डेलर्स रिपोर्ट जैक डेलर्स रिपोर्ट यूनेस्को वाज टाइटल। जैक टेलर रिपोर्ट जो है, जैक टेलर से रिपोर्ट जो है, जहां पर 4 पिलर का बात बोला, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर, जो है ना, वही जैक टेलर जो रिपोर्ट है उसका टाइटल क्या है? एज ए एज चेयरमैन ऑफ एन इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ एजुकेशन, जैक डेलर रिपोर्ट टू यूनेस्को वाज टाइटल। जैक डेलर जो है उसका जो कमीशन बना उसका टाइटल क्या हुआ? कौन सा वाला टाइटल था? एक नंबर नंबर ए पे है क्या? इंटरनेशनल कमीशन ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट। नंबर बी पर है मिलेनियम डेवलपमेंट रिपोर्ट। नंबर सी पर है लर्निंग द टेजर विदिन, लर्निंग द टेजर विदिन। 4 नंबर है। डी नंबर पे है ऑल डिक्लेरेशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, ऑल डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। फिर से मैं बता रहा हूं, आप लोग सुनिए, क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन का आंसर जो है बताने की कोशिश करिए आप लोग, फिर मैं आंसर उसको बताऊंगा। आप लोग कोशिश करिए इसका आंसर बताने की। एज चेयरमैन ऑफ एन इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन एजुकेशन, जैक डेलर्स रिपोर्ट टू यूनेस्को वाज टाइटल, टू यूनेस्को वाज टाइटल। नंबर ए पे है क्या? इंटरनेशनल इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन, इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन। नंबर बी पर है मिलेनियम डेवलपमेंट रिपोर्ट। जैक डेलर कमीशन का है, उसका उसका नाम क्या है? मिलेनियम डेवलपमेंट ऑफ रिपोर्ट। नंबर सी पर है क्या? लर्निंग द टेजर टेजर विदिन, लर्निंग द टेजर विदिन, लर्निंग द टेजर विदिन। नंबर डी पर है वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। इसका आंसर क्या होगा? संजना आंसर बताया नंबर 2, मिलेनियम डेवलपमेंट रिपोर्ट। नहीं, इसका जो टाइटल था वो था लर्निंग द टेजर विदिन, लर्निंग द टेजर विदिन। ओके, टेजर विदिन, लर्निंग द टेजर विदिन, ये था इसका हेडिंग। एक ये वाला क्वेश्चन किसी ना किसी, आप लोग जो टीचर लेवल का वाला जो क्वेश्चन परीक्षा देख रहे हैं ना, आप लोग बिहार टेट दे या सी टेट या नेट के जो फर्स्ट पेपर जो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, इसमें या ऐसा आप स्कूल दे रहे हैं या आप वेस्ट बंगाल अपर वाला जो परीक्षा होगा उस पे किसी भी टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आप लोग का आ जाता है, कभी ना कभी आ जाता है। तो इस क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन आपको आया था दिसंबर 2015 में, दिसंबर 2015 में नेट वाला पेपर में ये क्वेश्चन आया था एक बार। ओके, और इसमें ये क्वेश्चन आपका इसमें भी आया, पीएससी का एक टेस्ट था, पीएससी वाला एक टेस्ट था, उस पे भी एक क्वेश्चन आया था। ओके, पीएससी का टेस्ट, जो टेस्ट में टीचिंग वाला जो टेस्ट था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था जैक डेलर कमीशन का। ओके, तो इसका भी एक आंसर होगा क्या? द लर्निंग लर्निंग द टेजर विद इन, लर्निंग द टेजर विद इन, ये होगा इसका आंसर। ओके, इसके बाद वाला जो देखिए, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है व्हाट 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 इज द रिक्वायर फॉर गुड टीचिंग। बोलते हैं गुड टीचिंग के लिए क्या रिक्वायर होता है? व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग के लिए क्या रिक्वायर होता है? गुड टीचिंग के लिए क्या रिक्वायर होता है?
तो नंबर एक पर है, देखिए, डायग्नोसिस, रेमेडी, डायरेक्शन, फीडबैक। डायग्नोसिस, रेमेडी, डायरेक्शन, फीडबैक। क्वेश्चन बता रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सुनिए आप लोग। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग? व्हाट इज रिक्वायर फॉर गुड टीचिंग? गुड टीचिंग के लिए क्या रिक्वायर है? क्या रिक्वायर है? गुड टीचिंग के लिए क्या रिक्वायर है? व्हाट इज रिक्वायर फॉर गुड टीचिंग? डायग्नोसिस, रेमेडी, डायरेक्शन और फीडबैक। डायग्नोसिस, रेमेडी, डायरेक्शन और फीडबैक, ये चार चार ABCD। सॉरी, नंबर एक पे है डायग्नोसिस, नंबर 2 पे रेमेडी, नंबर 3 पे है डायरेक्शन, नंबर 4 पे है फीडबैक। आप उसका आंसर ABCD बोल रहे हैं, मैं देखिए, नंबर एक पे है 1 2 3 4 चारों ही। नंबर 2 पे है आपका 1 एंड 2, एक पे है डायग्नोसिस, 2 पे है रेमेडी। नंबर सी पर है 2 3 4, 2 पे है रेमेडी, 3 पे है डायरेक्शन, 4 पे है फीडबैक। और डी पर है 3 4, 3 पे है डायरेक्शन, 4 पे आपका फीडबैक। तो बोलिए इसमें क्या कौन सा वाला आंसर होगा इसका? इसका आंसर क्या होगा? कोशिश करिए आप लोग, अगर आप लोग को आता है तो। देखिए क्या हो, क्वेश्चन क्या है? which is required for a good teaching? which is required for a good teaching? गुड टीचिंग के लिए क्या रिक्वायर होता है? गुड टीचिंग के लिए ये चारों ही रिक्वायर होता है। डायग्नोसिस भी रिक्वायर होता है, रेमेडी भी रिक्वायर होता है, डायरेक्शन भी रिक्वायर होता है और फीडबैक भी रिक्वायर होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? हाँ, संजना आपने सही बताया, चारों ही होगा इसका आंसर, क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन के लिए ये इसके चार ही आंसर, चार ही ऑप्शन आपको लगता है। ठीक है, गुड टीचिंग के लिए, सॉरी टीचिंग के लिए, गुड टीचिंग के लिए आपका ये चारों ही कॉम्पोनेंट लगता है यहाँ पर। ओके, उसके बाद आइए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका? द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स आर teachers are the main objectives of students evaluation of teachers are the main objectives of students evaluation of teachers are। क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। the main objectives of student evaluation of टीचर्स आर। नंबर एक पे टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स वीकनेस, टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट वीकनेस, स्टूडेंट वीकनेस। दो पे है टू मेक टीचर्स टेक टीचिंग सीरियसली, टू मेक टीचर टेक टीचिंग सीरियसली। नंबर 3 पर है टू हेल्प टीचर adopt innovations method of teaching। नंबर 4 पे है टू identify the areas of further improvement in teachers traits। इसका आंसर क्या होगा? आंसर ABCD में बोल रहा हूँ। ए पे है नंबर 1 और नंबर 2। एक पे है क्या? टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट वीकनेस। 2 पे है क्या आपका? टू मेक टीचर टेक टीचिंग सीरियसली। नंबर 2 बी पे है क्या? 2 3 4। 2 पे है टू मेक टीचर्स टेक टीचिंग सीरियसली। 3 पे है टू हेल्प टीचर adopt innovation methods of teaching। और 4 पे है क्या? टू आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ फर्दर इम्प्रूवमेंट इन टीचर्स ट्रेड्स। ये हो गया आपका 2 नंबर। 3 नंबर पे है 1 2 3 और आपका डी नंबर पे है नंबर 1। इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। सर, आई एम गोइंग टू ऑफलाइन, आई हैव डांस रिहर्सल, द प्रोग्राम विल बी इन वी। ओके, थैंक यू। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर आएगा कि आपका नंबर बी वाला इसका आंसर होगा, नंबर बी। नंबर बी में है क्या? मेकिंग टीचर्स टेक टीचिंग सीरियसली टू हेल्प टीचर अडॉप्ट द इनोवेशन मेथड ऑफ टीचिंग। नंबर 4 पे है, ओनली टू आइडेंटिफाई द एरियाज फर्दर इम्प्रूवमेंट इन द टीचर्स स्टेट। तो हो गया क्या आंसर इसका? 2 3 ओके, इसका आंसर होगा 2 3 4। उसके बाद आइए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है using the central point of classroom communication, using the central point of classroom communications, using the central point of classroom communication as the beginning of dynamic pattern of ideas is referred to as। इसका 4 ऑप्शन है। ए पे सिस्टेमाइजेशन, प्रॉब्लम ओरिएंटेड व प्रॉब्लम ओरिएंटेशन, सी पर है आइडिया प्रोटोकॉल, डी पर है माइंड मैपिंग। देखिए आप लोग 4 ऑप्शन क्वेश्चन बता रहा हूँ। यूजिंग द सेंट्रल पॉइंट of classroom communication, using the central point of classroom communication as the beginning of dynamic pattern of ideas, pattern of ideas, dynamic patterns of ideas, okay, pattern of ideas is referred। आंसर है नंबर ए पर सिस्टमाइजेशन, नंबर बी प्रॉब्लम ओरिएंटेशन, नंबर सी आइडियल प्रोटोकॉल, नंबर डी माइंड मैपिंग। इसका आंसर होगा क्या? माइंड मैपिंग। आंसर होगा माइंड मैपिंग। ओके, नंबर नंबर डी इसका आंसर होगा माइंड मैपिंग। जो लोग आप लोग टीचिंग वाला प्रोफेशन, टीचर लेवल के क्वेश्चन परीक्षा देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, या नेट सेट और सीटेट कुछ भी परीक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग करिए। Which one do you take? Okay, next question. A college level assistant professor has planned her lecture with an in with an intent to develop cognitive dimension of students center to skill of analyzing the system synthesis below given are two set of items. Set 1 consist of label cognitive
interchange set to comparison basic requirement for promotive them match the two sets indicates your answer choosing the correct alternative from codes given below. क्या होगा आंसर? आंसर इसका देखिए, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन जो आंसर 4 है। एक देखिए 4 आंसर है। लेवल है कॉग्निटिव इंटरेक्शन, सेट 2 पे है बेसिक रिक्वायरमेंट। ओके, तो इसका आंसर क्या है देखिए, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल टीचिंग, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। ये वाला क्वेश्चन भी हर एक एग्जाम पे आता है। मेमोरी लेवल क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए पर, आपका इसका आंसर होगा क्या? ए वाला होगा 3। मेमोरी लेवल टीचिंग क्या होता है? आस्किंग द स्टूडेंट्स टू डिस्कस द वेरियस आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन। जब कभी आइटम और इंफॉर्मेशन जानना चाहता है, वो वाला क्या होगा? मेमोरी आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन जब जानना जाता है, वो वाला क्वेश्चन क्या होगा आपका? वो वाला हो जाएगा आपका क्या? मेमोरी लेवल पर। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग लेवल गिवन द ऑप्शंस, given the opportunities or discriminating the example and non-example of point. ओके, रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होगा? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो उसमें क्या होता है, वो हो जाएगा आपका क्रिटिकली एनालिसिस। रिफ्लेक्टिव लेवल में होगा क्रिटिकली एनालाइजिंग द पॉइंट टू द to be made and discussed, रिफ्लेक्टिव लेवल पे क्या होगा? critically analyze the point to be made and discuss। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। तो इतना तक ये हो गया आप लोगों का नंबर 29 क्वेश्चन। आप 30 नंबर क्वेश्चन, आइए आप 30 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग, आज का क्लास के 30 नंबर क्वेश्चन में बता रहा हूँ, इसका आंसर देने की कोशिश करिए आप लोग। क्वेश्चन क्या है? which sets of learner characteristics may be considered help in the design the effective teaching learning system, effective teaching learning systems। देखिए आप लोग जो पढ़ने आता है पढ़िए ना भाई, उल्टा सीधा कमेंट क्यों कर रहे हैं? छोड़िए। ओके, तो देखिए आप इसका आंसर क्या जो ये है वो देख लीजिए। यहाँ पर क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन 1 प्योर द एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर्स in respect for the subject. Number B, interpersonal relations of learners, family, friends. Number C, ability of the learners in the respect of the subject. Number D, क्या है? Students language background. Number E, interest of students in following the prescriptive dress code। इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर ओके, देखिए इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा ए
सी ACDF। ए पे है क्या? प्योर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर्स, द रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। सी पर है एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ लर्नर्स इन रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। डी पर है स्टूडेंट्स, लैंग्वेज, लैंग्वेज बैकग्राउंड। एंड एफ पर है कि आपका मोटिवेशन, मोटिवेशन ओरिएंटेड ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, ओके। सो आज का जो क्लास है मैंने 30 क्वेश्चन आप लोगों को बताया। इसके बाद फिर अगला क्लास जो होगा उसमें मैं कोशिश करूंगा और कुछ क्वेश्चन बताने के लिए आपको, आप लोगों के लिए। आप लोग ध्यान लगा के इस क्लास को करिए। जो लोग आप लोग चाहते हैं कि नेट का फास्ट पेपर या सीटेट या कोई किसी भी स्टेट का जो टेट हो रहा है, कोई टेट हो रहा है उस टेट के लिए, या एसआई स्कूल का जो प्रिपरेशन है उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप लोग जो लोग आप लोग कर रहे हैं वो इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इस चैनल से जुड़ा रहिए। देखिएगा आप लोग का हेल्प होगा, क्योंकि मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, जिस भी टीचिंग लेवल के जितना भी एग्जाम होता है उसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोग इस क्वेश्चन को फॉलो कीजिए, देखिएगा आपको आप लोग का हेल्प होगा। ठीक है, तो सब लोग अच्छा तरह से रहिए, सही तरह से रहिए। टेक केयर, बाय बाय माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल।